नमस्कार साथियों, मैं मनीष वाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सत्र 2023-24 के लिए कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की हम लोग शुरुआत कर चुके थे और हम पढ़ रहे हैं समकालीन विश्व राजनीति का अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर और आज है उसका लेक्चर नंबर 7 और इसी लेक्चर के साथ आज हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर कंप्लीटली आपका कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे ही देखते 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 हम लोग ये किताब भी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए पर आज जानते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। आज वैसे विशेष कोई टॉपिक बचा नहीं है, आज हम लोग कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें कवर कर रहे हैं। एक तो जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है शीत युद्ध का घटनाक्रम, ठीक है, मतलब हम इसे ये कहेंगे टाइमलाइन ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। कोल्ड वॉर की पूरी जो टाइमलाइन है वो बताई गई है, वो जानेंगे, ठीक है। अब ये घटनाक्रम क्यों पढ़ रहे हैं सर? हमने जब बिल्कुल जीरो से लेकर के एंडिंग तक जब तक सब कुछ पढ़ लिया है तो घटनाक्रम पढ़ना या टाइमलाइन पढ़ना क्यों जरूरी है? देखो बच्चों, क्या होता है कि आपने जो कुछ पढ़ा, अभी पहले क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर बीच में आप ट्रीटीज के बारे में, संधियों के बारे में पढ़ रहे हैं, कभी सेंटो के बारे में पढ़ रहे हैं, कभी सीटों के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसे बीच बीच में आपने पढ़ा है। आपने कहानी को समझा भी, पर कहानी को एक व्यवस्थित रूप में जो सेट करा जाता है वो टाइमलाइन में किया जाता है। तो टाइमलाइन में एग्जैक्टली होगा, पहले ये चीज हुई थी, फिर ये चीज हुई थी, फिर ये चीज हुई थी। और काफी ऐसी घटनाएं हैं जो हमने पूरे चैप्टर में नहीं पढ़ी जो कि टाइमलाइन में दी हुई है, पर छूटना कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो क्या 100 आउट ऑफ 100 है कि एनी हाउ हमारे 100 में से 100 आने चाहिए और 100 में से 100 लाने के लिए हमें एक शब्द भी एनसीईआरटी का नहीं छोड़ना। हमारे लिए जो कुछ है वो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से बढ़कर के कोई किताब नहीं है जो बेहतर किताब हो, सबसे बेहतर एनसीईआरटी, इसलिए एनसीईआरटी का तो सब कुछ हम लोगों को पढ़ लेना है। इसके बाद बात करते हैं कार्टून की। काफी बच्चे कह रहे थे सर कार्टून भी समझाओ, कार्टून भी समझाओ, तो 2-3 कार्टून है, उन कार्टून को भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर बात करेंगे एमसीक्यू की। आज के जो एमसीक्यूज होंगे उनके आंसर मैं आज ही बता दूंगा, उसका रीजन ये है क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर जैसे मान लीजिए मैंने उस वाली किताब का चैप्टर 2 शुरू करा, ठीक है, और पर कोई बच्चा मान लो इसका सेकंड चैप्टर देख लेता है पहले, तो फिर उसको लगेगा सर ने लास्ट वाले लेक्चर के तो आंसर बताया ही नहीं, तो अपन आज ही डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। शीत युद्ध का घटनाक्रम या टाइमलाइन ऑफ कोल्ड वॉर। अभी तक आपको ये पूरा क्लियर हो चुका है कि कोल्ड वॉर क्या होता है, शीत युद्ध क्या होता है, ये सब कुछ आप बड़े ही विस्तार से और विस्तृत में आप समझ चुके हैं, बड़े ही अच्छे से आप इन चीजों को समझ चुके हैं कि शीत युद्ध क्या होता है, कौन कौन से गुट थे, क्यों हुआ, क्या कारण था, सारी घटनाएं आप लोग समझ चुके हो। परंतु अब हम एक ऑर्डर में समझ लेते हैं और ये जो घटनाक्रम है इसको आप लोग याद करिएगा, ये याद करना जरूरी है। अगर आपसे वैसे एक साथ याद ना हो तो आप लोग क्या करिएगा, या तो इसको पॉकेट डायरी में मेंशन कर लीजिएगा, या तो आप ये पॉकेट डायरी में लिख लीजिएगा, और पॉकेट डायरी में नहीं तो आप एक पेपर पे उतार लीजिएगा और अपने जो रूम है उसकी दीवार पर चिपका लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको समय समय पे याद रहे। हर चैप्टर का जो घटनाक्रम या टाइमलाइन दे रखा है वो टाइमलाइन हम लोगों को याद करना जरूरी है। उससे एक तो हमारा जो जनरल नॉलेज है वो भी बेहतर होगा और जो चैप्टर में अगर कोई पहलू या कोई पॉइंट छूट चुका है तो वो भी हमारा कवर हो जाएगा। तो ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित रूप से आपको ये बताता है कि किस प्रकार से हमने पूरी जो कहानी है उसको पढ़ा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1947 की। साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रेमन का सिद्धांत है। अब ये ट्रेमन कौन है? ये है ट्रेमन भैया, ठीक है, भैया तो नहीं है, अंकल जी है ठीक है, तो ट्रेमन अंकल जी है। तो ट्रेमन अंकल जी क्या है? अमेरिका के बन चुके थे राष्ट्रपति। अब जब ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो अब देखो 1947 वो दौर आ चुका है जब शीत युद्ध की हो चुकी है शुरुआत। अब एक बात देखिएगा कि अगर मैं बात कहूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले पहले तक की, द्वितीय विश्व से पहले पहले तक की बात कहूं तो अमेरिका ने हमेशा से पृथकतावाद की नीति अपनाई। ये हम लोगों ने पढ़ा कि खुद को हमेशा दुनिया से सेपरेट रखना, दुनिया उधर और हम इधर, ठीक है, और वैसे वो सच में ऐसे ही हैं, ठीक है। उनका अगर आप देखोगे तो अमेरिका यहाँ पर और पूरी दुनिया है इधर, ठीक है ना, तो वो वैसे भी अलग ही है। तो उन्होंने सोचा हमें अलग ही रहना है, तो ना हर मामले में इंटरफेयर नहीं करते थे, जो चल रहा है वो चलने दो, कुछ भी नहीं है। परंतु अब क्या हो चुका था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद नाक पर सवाल आ चुका था। नाक पर सवाल आने का मतलब खुद की रेपुटेशन पे, खुद की रेस्पेक्ट पे सवाल उठ चुका था। रेस्पेक्ट इस प्रकार से कि जब सोवियत संघ बार बार में उन्हें हर चीज के लिए बता रहा है, धमका रहा है, अपनी विचारधारा का पावर दिखा रहा है, तो यहाँ पर जब अमेरिकी राष्ट्रपति बनते हैं ट्रेमन, तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, ठीक है, प्रिंसिपल मतलब एक इनकी विचारधारा, एक अपना सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत में इन्होंने कहा कि हमें साम्यवाद को रोकने की आवश्यकता है, हमें समाजवाद और साम्यवाद को रोकना होगा, हमें कम्युनिज्म को रोकना होगा, हमें सोशलिज्म को रोकना होगा। क्यों? क्योंकि अब हमें हमारी विचारधारा फैलानी है और अगर हम नहीं फैला पाए तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका की हार होगी, अमेरिका के लिए गलत बात होगी। तो इन्होंने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि किसी को भी समाजवाद या साम्यवाद से डरने की जरूरत नहीं है, उनके लिए हमेशा अमेरिका के द्वार खुले हुए हैं, अमेरिका हमेशा उनकी मदद करेगा। मतलब आप कह सकते हो यहाँ पर अमेरिका क्या हो चुका है, अब इन्वॉल्व हो चुका है। अब अमेरिका पूर्ण रूप से पृथकतावाद की नीति को छोड़कर करके हर चीज में इंटरफेयर करने की नीति पर आ चुका है। परंतु इतना भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हर जगह इंटरफेयर करने लग जाए। वो दो देश भी लड़ रहे हैं,
हेलो कैसे लड़ रहे हो, लड़ो मत लड़ो मत। अरे वो दो देश बोलेंगे भाई तुझे क्या मतलब है, बैठा रहे वहीं, होगा सुपर पावर यार, हमारा मामला हम लड़े कुछ भी करें। तो अब तो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लग गया। 1947 से 52 मार्शल प्लान, पश्चिमी यूरोप के पूर्ण निर्माण में अमेरिका की सहायता। देखो मार्शल प्लान कौन है, मार्शल प्लान क्या है? देखिए एक प्लान अमेरिका ने जारी करा, मार्शल प्लान। अब ये मार्शल प्लान क्या है? अब आप सोचोगे सर साम्यवाद को रोकने के लिए ये सब कुछ ठीक है, पर एक घटना को समझो आप। एक्चुअल में हुआ क्या था बच्चों कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, आपने देखा 1914 से 1918, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945, और इन दोनों में अगर कोई मुख्य अखाड़ा था तो वो था यूरोप। ठीक है, जहां पे लड़ाइयां हुई तो वो कौन सी जगह थी? यूरोप थी। और ज्यादा कंट्रीज कहां की इन्वॉल्व थी? यूरोप की इन्वॉल्व थी। परंतु अब यूरोप के देशों ने ये सोचा कि यार हम कब तक लड़ेंगे, हाँ, कभी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, कभी ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, कभी उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं? हमें लड़ने की क्या आवश्यकता है? क्यों लड़े हम लोग? हमें लड़ना ही नहीं चाहिए। और ये लड़ाई माफ करो, अब बात करते हैं हम, अब देश के विकास की बात करते हैं, हमारे पूरे महाद्वीप के विकास की बात करते हैं। हर एक देश दूसरे देश की मदद करे, उनका विकास करे। बोले हाँ यार बात तो सही, अब लड़ाई बंद करो, अब लड़ेंगे नहीं, अब विकास करेंगे अपने महाद्वीप का। परंतु इनके दिमाग में बात आई यार विकास करने के लिए तो पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा? तो अमेरिका ने बोला डरो मत, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं आप लोगों की मदद करूंगा। तो अमेरिका ने एक प्लान चलाया जिसका नाम था मार्शल प्लान, और उस मार्शल प्लान के तहत अमेरिका ने क्या करा? आर्थिक सहायता किसको दी? यूरोप के देशों को दी। और विशेष करके इसमें कौन से यूरोप के देश हैं? वो पश्चिमी यूरोप के देश हैं, वेस्टर्न जो यूरोप है वहां के देश है। तो जब अमेरिका ऑलरेडी इन यूरोप के देशों को समर्थन कर रहा है तो जनरली सीधी सी बात है कि वो किसकी विचारधारा को अपनाएंगे? अमेरिका की विचारधारा को ही अपनाएंगे, क्योंकि अमेरिका का खूब पैसा था तो उसने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और ये मार्शल प्लान और ये जो यूरोप में विकास होना शुरू हुआ मार्शल प्लान के आधार पर, ये यूरोप का आगे जाकर के ये बदलता है यूरोपियन यूनियन में बच्चों। किस में बदलेगा? यूरोपियन संघ में। हिंदी में हम इसको बोलेंगे यूरोपियन संघ। मतलब आप कह सकते हो कि अमेरिका की एक मदद ने, मार्शल प्लान जो मदद करी अमेरिका ने यूरोप के देशों की, वो आगे जाकर के यूरोपियन संघ में बन जाता है। यूरोपियन संघ कब बनता है? 1992 में स्थापित हो जाएगा। परंतु हम चैप्टर 6 जब पढ़ेंगे, ठीक है, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जब बात करेंगे, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की बात करेंगे, हम उसमें यूरोपियन संघ की बात करेंगे। और यूरोपियन संघ की बात करते समय हम यूरोपियन संघ का भी टाइमलाइन देखेंगे बच्चों, हम उसकी भी पूरा जो घटनाक्रम है वो देखेंगे। तो यूरोपियन संघ की जो शुरुआत है वो मार्शल प्लान से ही हो जाती है। यहीं से यूरोप के देश एक होना शुरू होते हैं और फाइनली शीत युद्ध का खत्म होने के बाद पूरे यूरोप के ज्यादातर देश यूरोपियन संघ में जुड़ जाते हैं। आज मौजूदा समय में 27-28 कंट्रीज हैं जो कि यूरोपियन संघ में जुड़ी हुई है। तो मतलब आप मान सकते हैं कि यूरोपियन संघ पर भी किसका प्रभाव है? अमेरिका का प्रभाव है। यूरोपियन संघ भी किसकी विचारधारा को अपना रहा है? अमेरिका की विचारधारा को अपना रहा है। अब बात करते हैं 1948 से 1949, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। बर्लिन कहां है? जर्मनी में है। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी थी उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया। अब देखो इस घटनाक्रम को समझो। 1948-49 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी कर ली गई। बर्लिन शहर का नाम है, जर्मनी में है, तो उसकी घेराबंदी कर ली, उसको अपने कंट्रोल में कर लिया, वहां अपनी आर्मी भेज दी, वो पूरा एरिया कैप्चर कर लिया। और अमेरिका और उसके साथी देशों ने, अमेरिका और उसके साथी जितने भी यूरोप के जो देश है जो अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, पूंजीवादी विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों के लिए, देखो अब यहाँ पे केस को समझो, ये मान लीजिए बर्लिन है, तो बर्लिन में यहां भाग है, ये पश्चिमी बर्लिन और ये पूर्वी बर्लिन। तो पश्चिमी बर्लिन के जो नागरिक है ना, उन नागरिकों के लिए क्या है, अमेरिका ने और उसके समर्थित देशों ने जो आपूर्ति भेजी थी, जो खाने पीने का सामान भेजा या जो भी उनकी मदद करने के लिए जो कुछ भी भेजा, उस आपूर्ति को, आपूर्ति का मतलब होता है सप्लाई, जो भी अमेरिका ने सप्लाई करा था पश्चिमी बर्लिन के लिए वो सब सोवियत संघ ने उठा लिया। सोवियत संघ ने उठा लिया इन द सेंस वो वहां तक पहुंचने नहीं दिया, लोगों तक जाने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ ने क्या कर रखी है? घेराबंदी कर रखी है। और फिर अब आगे जाकर के इस बर्लिन के क्या है, यहाँ पे एक दीवार खींच दी जाएगी जिसका क्या नाम रखा जाएगा? बर्लिन की दीवार, या हम इंग्लिश में से कहेंगे बर्लिन वॉल। ये बर्लिन वॉल 1961 में बनाई जाएगी बच्चों। कब बनाई जाएगी? 1961 में बनाई जाएगी और फिर बाद में तोड़ दी भी जाएगी। कब तोड़ी जाएगी ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो 1961 में बर्लिन वॉल खड़ी हो चुकी है। 1950 से 53 के बीच में कोरिया युद्ध चलते हैं। तो अब 1950 से 53 के बीच में क्या चलते हैं? कोरिया युद्ध चलते हैं। हमने पढ़ा है कोरिया भी एक समय क्या है, शीत युद्ध का अखाड़ा बनकर के रहा है। और जब कोरिया में किसी प्रकार की समस्या हुई थी तो किसने मध्यस्थता करी थी? किसने मध्यस्थता करी थी बच्चों? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने।
किसने मध्यस्थता करी थी? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने और गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक नेहरू जी ने। 1954 वियतनामियों के हाथों दायन बियन फू में फ्रांस की हार, जेनेवा समझौते पर हस्ताक्षर, 17वीं समांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन और सीएटो का गठन। देखो अब एक इसको समझिए, 1954 में 3-4 घटनाएं हुई बच्चों। सबसे पहले वियतनामियों के हाथों दायन बियन फू में फ्रांस की हार। ये पहले इस नक्शे को समझिए आप। देखो ये वाला, ये जो तोंकिन लिखा हुआ दिख रहा है और ये वाला अन्नाम लिखा हुआ दिख रहा है, इसको कहा जाता है बच्चों वियतनाम। कौन सा देश है? ये वियतनाम देश है। ये जो ग्रीन ग्रीन में दिख रहा है ये लाओस है, और ये रेड रेड में दिख रहा है ये कंबोडिया है, और इधर थाईलैंड है। थाईलैंड से भी अपने को कोई लेना देना नहीं है। इन 3 देशों पर नजर रखो, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। इस वियतनाम, लाओस और कंबोडिया वाले क्षेत्र को हम लोग हिंद चीन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडो चाइना एरिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसका एक अलग इतिहास है। इसका इंडिया या चाइना से कोई लेना देना नहीं है, बस इनके ऊपर सांस्कृतिक जो प्रभाव रहा है वो इंडिया और चाइना का रहा है, इसलिए इसे इंडो चीन कहा जाता है। और काफी विस्तार में कभी हम लोग इनको पढ़ लेंगे। अब इस वाले एरिया में क्या है? ये वाला जो एरिया है ना बच्चों, ये वाला एरिया क्या है? विशेषतः साम्यवादी समर्थित एरिया है। तीनों ही, चाहे वियतनाम हो, चाहे लाओस हो, चाहे कंबोडिया हो, ये क्या है? वियतनाम को, सॉरी, ये साम्यवाद को काफी सपोर्ट करते हैं। समाजवादी, साम्यवादी इनकी विचारधारा है। परंतु अब जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले पहले यहाँ पे जो राज चल रहा था वो किसका चल रहा था? फ्रांस का राज चल रहा था। किसका राज चल रहा था? फ्रांस का राज चल रहा था। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस राज अपना कायम नहीं रख सका और अमेरिका ने अपना राज जमा लिया। और अमेरिका को यह भी लगा कि फ्रांस वहां पे साम्यवादी विचारधारा को बढ़ने से नहीं रोक पाएगा, ठीक है, उनको बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। और अमेरिका का तो एक ही लक्ष्य है कि जो साम्यवादी जो विचारधारा है वो नहीं बढ़नी चाहिए, उनको बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है, बस साम्यवादी विचारधारा नहीं बढ़नी चाहिए। तो फ्रांस की जगह क्या है? अमेरिका यहाँ पर कब्जा जमा लेता है। अब एक और स्टोरी यहां पर समझिए। वियतनाम के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हो ची मिन। हो ची मिन, ठीक है ना। ये हो ची मिन मॉस्को जाते हैं, रशिया जाते हैं और वहां पे पढ़ाई कर करके आते हैं। और वहां पर जब पढ़ाई करने गए तो उन पे समाजवाद और साम्यवाद का गहरा प्रभाव हुआ और उन्होंने यहां पर आकर के पूरे दुनिया, भारत, पूरे देश में समाजवाद और साम्यवाद को फैलाने की कोशिश करी, ठीक है। अब जब 1954 में वियतनामियों के हाथ तो दायन बियन फू में फ्रांस की हार हो गई, तो 1954 में दायन बियन फू क्या है? ये स्थान का नाम है। कहां पर है? वियतनाम में है। और वहां पे क्या हुई? फ्रांस की हार हुई। उसके बाद होता है बच्चों जेनेवा समझौता। जेनेवा समझौते के तहत क्या करा गया कि वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, 2 भागों में बांट दिया गया। अब इंटरेस्टिंग कहानी यहां से बनती है। जैसे मान लीजिए ये वियतनाम है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अब उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार है? हो ची मिन की सरकार है। ये हो ची मिन की सरकार किसको सपोर्ट करती है? साम्यवाद को सपोर्ट करती है। देखिए कंडीशन बड़ी ही क्रिटिकल हो गई थी। ये उत्तरी जो वियतनाम है यहाँ पे किसकी सरकार है? हो ची मिन की सरकार है। ये किसको सपोर्ट करती है? साम्यवाद को सपोर्ट करती है। और दक्षिण में किसकी सरकार है? अमेरिका समर्थित सरकार है। अमेरिका ने अपनी सरकार बिठा रखी है, मतलब अमेरिका ने अपने मन पसंदीदा व्यक्ति बिठा रखा है। तो यहाँ पे कौन है? अमेरिका सपोर्टेड सरकार, या हम कह सकते हैं अमेरिका समर्थित जो सरकार है वो है। तो अब यहाँ पे तो स्थिति बहुत खराब हो गई। ऊपर साम्यवादी, नीचे पूंजीवादी, ऊपर समाजवादी, नीचे पूंजीवादी। तो ये तो कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई। और सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि ये पूरा देश जो है वो सपोर्टर किसका था? समाजवाद और साम्यवाद का था। तो यहां पर दक्षिणी वियतनाम में भी एक ग्रुप बना हुआ था जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वियतकोंग। क्या कहा जाता है? वियतकोंग कहा जाता है बच्चों, वियतकोंग, या आप उसे हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय मुक्ति सेना, ठीक है, राष्ट्रीय मुक्ति सेना बनाई गई थी। वियतकोंग बनाया गया। अब वो वियतकोंग क्या है? वियतकोंग एक संगठन है जो दक्षिणी वियतनाम में भी क्या है? समाजवाद और साम्यवाद के विचारधाराओं के लिए संघर्ष कर रहा है कि नहीं, समाजवाद और साम्यवाद ही बेस्ट है। हर घर में क्या होनी चाहिए? समाजवाद और साम्यवाद होनी चाहिए, और ये जो अमेरिका समर्थित सरकार है ये गिर जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझौता हुआ और 17वीं समांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन कर दिया गया। 17th जो पैरेलल लाइन है, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, ठीक है, उसके द्वारा वियतनाम का विभाजन कर दिया गया और सीटों का गठन हुआ, ठीक है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए सीटों कब बना था? तो 1994 में बना था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सीटों की जो फुल फॉर्म है वो आप लोग मुझे बता दीजिए। ये जो पूरी कहानी है ना बच्चों, ये वियतनाम वाली कहानी है, ये जनरली हम लोग 10th क्लास को पढ़ाते हैं। 10th में बिहार बोर्ड की किताब चलती है इतिहास की, उसमें बताते हैं।
पहले के अगर हम सिलेबस में देखें तो पहले ये 9th में भी हुआ करती थी, ठीक है, परंतु फिर इसको हटा दिया गया। एनसीईआरटी किताबों ने इस पूरे चैप्टर को ही हटा दिया था। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के नाम से ये चैप्टर हुआ करता था, उसको हटा दिया और फिर बाकी बच्चों ने नहीं पढ़ा, पर मैंने जो आपको बेसिक जो एक ओवरव्यू था वो ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया। और मतलब यहाँ पर अमेरिका ने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए पूरी कोशिश करी। मतलब अमेरिका का जो शांति वाला रूप अभी तक हम लोग देख रहे थे कि वो इंटरफेयर नहीं करता है, शांत रहता है, परंतु यहाँ पर अमेरिका ने बहुत ज्यादा बमबारी करी, बहुत ज्यादा यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचाया। यहाँ के वियतनाम का एक गांव है बच्चों, माई ली गांव, माई ली गांव। अगर मैं गांव का नाम अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो आप उसको स्वीकार करिएगा, पर नाम एग्जैक्टली शायद माई ली गांव है। इसकी मैं घटना आपको बताता हूं। माई ली गांव घटना में क्या करा गया कि पहले यहाँ के जो अमेरिका के जो सैनिक हैं उन लोगों ने क्या करा कि वहाँ के जितने भी बूढ़े बच्चे हैं उन सबको तो पहले मार दिया, और फिर वो जो वहाँ की महिलाएं उनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब उनके साथ बलात्कार करा, और फिर वहाँ पूरे गांव में उन्होंने बमबारी कर दी और कर दी, ठीक है ना। और मतलब ये कहा जाता है कि इतने बमबारी हुई जिसका कि आज भी वियतनाम में हमें प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा जो कहते हैं ना कि जो नुकसान हुआ है वो नुकसान देखने को मिलता है। परंतु उस माई ली गाँव में से एक व्यक्ति ऐसा है जो बच गया, वो कैसे न कैसे करके उसने अमेरिका के जो ये करतूत है उसको पूरी दुनिया के सामने उजागर करा, और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट द्वारा भी ये बात कही गई कि अमेरिका ही इन सब के लिए दोषी है। तो अमेरिका का ये बहुत गलत चेहरा है, ऐसा अमेरिका को नहीं करना चाहिए था। देखिए, महाशक्ति होने का अर्थ हमेशा ये नहीं है कि आप दूसरे को दबाने की कोशिश करें। महाशक्ति का अर्थ यह है कि आप हो तो इसका मतलब कहीं गलत होना नहीं चाहिए, आपकी एक ऐसी पहचान होनी चाहिए कि कहीं गलत ना हो। और एक बात आपको भी मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, जीवन में अपना व्यवहार, अपने आप की एक ऐसी रेपुटेशन बनाना जो लोग सच में आपकी इज्जत करें, दिल से इज्जत करें। हम हमेशा इज्जत दो प्रकार से पाते हैं, या हम दो प्रकार से इज्जत करते हैं। जैसे एक मान लीजिए कि भाई स्कूल का प्रिंसिपल है, बड़ा ही खड़ूस प्रिंसिपल है, आता है, मारता है, पीटता है। अब उसके सामने हम उसकी बड़ी ही इज्जत करते हैं क्योंकि डर लगता है साहब, डर से हम इज्जत कर रहे हैं, ठीक है, डर है इसलिए इज्जत कर रहे हैं, बाकी नहीं, मन में कोई रेस्पेक्ट का भाव बिल्कुल भी नहीं, डर के कारण हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। तो वो ऐसी जो डर से जो इज्जत हम लोग पाते हैं या हम लोग उसको कमाते हैं या हम किसी की करते हैं, वो कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए ही रहती है, वो कुछ क्षण के लिए ही रहती है। जैसे ही प्रिंसिपल गया, काय का प्रिंसिपल हमेशा आता है, मारता है, बेकार, बिल्कुल ही। मुझे तो मौका मिले ना, मैं तो स्कूल छोड़ दूं, पर छोड़ता नहीं हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ ऐसे टीचर्स या कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके हम बड़े ही दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो हमारे सामने खड़े हो तो भी मन से आदर ही निकलेगा, और चाहे वो हमारे से कहीं दूर भी हो तो भी हमारे मन से उनके लिए आदर ही निकलेगा, उनके लिए सम्मान ही निकलेगा। तो हमें दूसरी कैटेगरी में आना बेटा, कि जब हम ऐसा काम करें कि चाहे कोई व्यक्ति हमारे आगे हो चाहे पीछे हो, वो सभी बोले नहीं यार वो व्यक्ति सच में बहुत बढ़िया। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि हम दुनिया के लिए कितना ही अच्छा कर दे, पर फिर भी कहीं ना कहीं दुनिया हमारी कमियां निकालेगी, हमारी बुराइयां करेंगी। पर ऐसा नहीं है कि दूसरे बुराई करे इस कारण हम हमारे अच्छे कर्म छोड़ दें। हमें अच्छा काम करना चाहिए, हमें अच्छा व्यवहार बना करके चलना चाहिए। अगर हम अच्छा व्यवहार बनाएंगे तो हमें हमेशा सदैव याद रखा जाएगा। लोग ये कहेंगे कि नहीं यार साहब वो व्यक्ति था, वो बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था। तो अपना व्यवहार जो है ना, वो व्यवहार अच्छा बनाए। और आर्ट्स लेना, सामाजिक विज्ञान के विषयों को पढ़ना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि हम यूपीएससी कर लेंगे। यूपीएससी लाखों में से हजारों की यूपीएससी होती है, 1000 लोगों की यूपीएससी क्रैक होती है। तो परंतु इसका मतलब नहीं कि जो बाकी लाखों लोग रह गए वो बेकार है, नहीं। आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपना व्यक्तित्व को बेहतर बनाइए। आप ऐसे व्यक्ति बनिए जिसके मन में आप ऐसा व्यक्ति बनिए जिनके लिए सबके मन में आदर हो, सब आपकी रेस्पेक्ट करे, सब आपका प्यार प्रेम से करे, परंतु वो जो रेस्पेक्ट है वो डर के कारण नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जो अमेरिका ने जो सब कुछ करा उसका डर था, ठीक है, डर के कारण, ठीक है। अगर आज अमेरिका को बार बार सुपर पावर तो दुनिया डरती थी, पर अब नहीं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं भारत की, भारत को सदैव जो सम्मान मिला है वो प्यार से मिला है, दिल से मिला है, ठीक है। भारत ने कभी किसी को डरा करके सम्मान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करी। भारत ने सदैव सबकी मदद करी है। अगर जिसने भी भारत के दरवाजे पर आकर के अगर ये गुहार लगाई, ये रिक्वेस्ट करी कि आप हमारी मदद करिए, भारत ने सदैव उनकी मदद करी है। भारत ने 1962 में चाइना से युद्ध हुआ, उससे पहले जब तिब्बतियन ने ये कहा कि हमें भारत की मदद चाहिए, भारत ने उनको भारत में शरण दी और चाइना से युद्ध लड़ गए। जब 1971 में बांग्लादेश ने ये कहा कि भारत हमारी मदद करे, हम भारत से मदद चाहते हैं, भारत ने पाकिस्तान से युद्ध लड़ लिया। हमने मतलब युद्ध भी करे ना तो हमने दूसरे लोगों के लिए करे, हमने खुद के लिए कभी युद्ध भी नहीं करा। हमारे दुनिया में रेस्पेक्ट है। इजराइल के राष्ट्रपति कहते हैं कि यहूदियों का देश है इजराइल पूरा, ठीक है। उन यहूदियों का जिनका आपने क्लास 9th में पढ़ा था, जिनको हिटलर ने बहुत बुरी तरीके से मारा था, जिनका पूरा नाश करना चाहता था हिटलर,
उन यहूदियों का आज एकमात्र देश है इजराइल। तो इजराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, वो कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया में अगर यहूदियों को सम्मान दिया है तो वो भारत ने दिया है, बाकी पूरी दुनिया ने सिर्फ यहूदियों के साथ अत्याचार ही करा है। तो ये जो शब्द आते हैं ना, ये भारत का बड़ा गौरवान्वित करने वाले हैं। ये प्यार से, प्रेम से, ये डर से नहीं है। इजराइल को आज किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा ताकतवर देश है वो, ठीक है। वो प्यार से, वो आदर से, वो सम्मान से बोल रहा। तो ये वाला आदर हम लोगों को कमाना है, ठीक है बच्चों। 1954 से 75 के बीच में वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। तो 54 से 75 तक देखो, इतने वर्षों तक क्या रहता है, वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप रहता है। और हस्तक्षेप ऐसा माइली गांव जैसे तक खतरनाक हस्तक्षेप हमें देखने को मिलता है। 1955 में बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर, बाद में से सेंटो के नाम से। तो सीटो कब हुआ था? सीटो भी हमने पढ़ा 1954 में हुआ, और उसके बाद सेंटो। और ये दोनों ही जो संगठन बनाए गए वो किसके द्वारा बनाए गए थे? अमेरिका के द्वारा बनाए गए थे। तो सेंटो कब है? बगदाद समझौता, बगदाद में ये समझौता हुआ, फिर इसको बाद में नाम क्या दे दिया गया? सेंटो नाम दे दिया गया। इसकी भी फुल फॉर्म बताइएगा। 1956 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। देखिए, अब हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। सोवियत संघ ये चाहता था कि नहीं भाई, ज्यादा से ज्यादा जो है हमारी विचारधारा पूरी दुनिया में फैले। देखिए, अभी यहाँ पर क्या हुआ कि जब सोवियत संघ ने हंगरी में हस्तक्षेप करा तो भारत ने यहाँ पर कुछ ही नहीं बोला, परंतु बाद में आगे कुछ ऐसा इंसिडेंट आएगा जब ब्रिटेन कुछ इंटरफेयर करेगा, हस्तक्षेप करेगा, तब भारत बोलेगा नहीं ये गलत है। तो इसलिए कुछ इतिहासकारों का या कुछ राजनीतिक विज्ञानों का या विदेश के कुछ लोगों का कहना है कि भारत की जो नीति थी वो थोड़ी सी समाजवाद की तरफ झुकी हुई नीति थी। 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स आक्रमण, ठीक है। अब बे ऑफ पिग्स, देखिए ये जैसे क्यूबा है, तो क्यूबा में इस जगह पे क्या है? एक जगह है बे ऑफ पिग्स, ठीक है। कौन सी जगह? बे ऑफ पिग्स। तो वहां पे अमेरिका द्वारा आक्रमण। तो किसने आक्रमण करा है? अमेरिका ने करा है। कहां करा है? क्यूबा में करा है। तो देखो 1961 में पहले ये घटना हुई है, फिर क्यूबा मिसाइल संकट हुआ है। तो कुछ भी, अब देखो क्यूबा मिसाइल संकट को समझने से पहले हमें यह भी जानना जरूरी था कि बे ऑफ पिग्स पर आक्रमण हुआ। और बे ऑफ पिग्स के आक्रमण से पहले भी थोड़ा सा जो क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिडेल कैस्ट्रो, और अमेरिका में थोड़ी सी तनातनी चली थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि दूध के धुले हुए तो दोनों ही नहीं थे दोनों ही पक्ष मतलब तैयार थे कि बस लड़ ले, मौका मिल जाए। तो दोनों की थोड़ी थोड़ी गलतियां थी। चलिए, पर तीसरे विश्व युद्ध में ना बदला, ये अच्छी बात रही है हमारे सभी के लिए। 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट, जिस पे हम बड़ी ही पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं। और बर्लिन की दीवार के बारे में भी मैं आपको चैप्टर 2 जो आएगा उसमें और बताऊंगा, ठीक है बच्चों। अभी ज्यादा नहीं बता रहा हूं, पर बर्लिन की दीवार के बारे में चैप्टर 2 में और पढ़ेंगे। 1965 में डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप। अब ये देखो, ये जो रेड पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है ना बच्चों, ये कौन सी कंट्री है? डोमिनिकन रिपब्लिक है। तो यहाँ पे किसने हस्तक्षेप करा? अमेरिका ने हस्तक्षेप करा। अब ये मत पूछना सर क्यों करा, बस मेन मुद्दा वही है, हमारी विचारधारा। 1968 में चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप। अब आ जाओ, ये रहा चेकोस्लोवाकिया, ये देख रहे हैं मैं जहां येलो से बाउंड्री लाइन कर रहा हूं, ये चेकोस्लोवाकिया है। तो यहाँ पे किसने हस्तक्षेप करा है? अमेरिका, सोवियत संघ ने हस्तक्षेप करा है। 1972 अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा। देखो, अब यहां तक की बात समझो। अब इससे पहले ये चीन जब जाते हैं निक्सन, उससे पहले चीन पूर्ण रूप से समाजवादी साम्यवादी था, परंतु धीरे धीरे वो समाजवाद से कटने लग जाता है। और चुपचाप जो निक्सन है, अमेरिका राष्ट्रपति है, वो चीन जाकर के आते हैं, चीन में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बैठते हैं, चाय कॉफी साथ लेते हैं, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जो चाइना की है वो पॉलिसी बदल जाती है। पर चाइना की जो पॉलिसी है, चाइना की पॉलिसी एक साथ नहीं बदली। उन्होंने थोड़ा बहुत समाजवाद भी रखा, और थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन पे, निजीकरण की तरफ वो ज्यादा झुक गए। मतलब कह सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, परंतु काफी कुछ जो है वो पूंजीवादी वाले गुण आ गए थे। तो निक्सन का चीन जाना और चीन जाकर के चीनियों को मना लेना। 78 से 89 तक कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप। अब देखो, कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप। अब ये वियतनाम का जो हस्तक्षेप है, ठीक है, वहां पर जो दूसरी जो फोर्सेज है उनके द्वारा कंबोडिया में हस्तक्षेप करा गया है। 79 से 89 अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। ये देखिए, जो हस्तक्षेप आप चल रहे हो ना, ये सब देखो। अब अफगानिस्तान का सोवियत संघ पे क्या हस्तक्षेप रहा है, अमेरिका ने क्या करा है, ये बहुत बड़े डिटेल वाले मुद्दे हैं बच्चों। ये कोई एक एक लाइन में, दो लाइन में खत्म होने वाले नहीं है। मैं जैसे आपको एक बात हमेशा कहता हूँ कि अगर जैसे आज आप मैं बोलूं द्वितीय विश्व युद्ध पर आपने क्लास 10th में पढ़ा आधा पेज, ठीक है, आधा पेज पढ़ा होगा। आप यहाँ पर शायद हो सकता है मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा बता दिया, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध में जितना हम पढ़ रहे हैं उतना ही।
किताबें की किताबें लिखी गई है बच्चों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे, सेकंड वर्ल्ड वॉर पे, कोल्ड वॉर पे, इन पे पूरी किताबें लिखी गई हैं। तो नॉलेज बहुत ज्यादा है। मैं क्या कहता हूं कि सामाजिक विज्ञान के विषय वह समुद्र है जिसका पानी हम पी पी करके खत्म नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा गहरा है, बहुत ज्ञान है, चाहो जितना जा सकते हो। परंतु एक्चुअल में क्या होता है, हम सिर्फ एक लिमिट तय करते हैं कि हाँ हमें इतना सीखना है, हमारे लिए इतना इनफ है, हमारे लिए इतना काफी है, बस इससे बाहर अभी नहीं जाना। देखो हमारा जो अभी 2-3 टारगेट है। पहला टारगेट तो क्या है कि सबसे पहले तो हम एक अच्छे व्यक्ति बने। तो हमारा जो हम कहते हैं ना पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो, तो आपको समय समय पर आप देखते हो कि हम आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि हमें आदर, जो प्यार से जो आदर मिलता है वो वाला आदर कमाना है, डर वाला आदर नहीं कमाना। तो इससे आपका समय समय पर आप उसमें सुधार करके आप पर्सनालिटी को बेहतर बनाए। उसके बाद जो दूसरा टारगेट अब भी वो है, ये है कि 12th बोर्ड में अच्छे मार्क्स आना। अब भी इतना नहीं सोचना यूपीएससी करेंगे, यूपीएससी कैसा होगा कैसा नहीं होगा, सब बात की बात है। अब भी मेन टारगेट है 12th बोर्ड में हमें टॉपर बनना, 100 आउट ऑफ 100 करना। ओके, फिर उसके बाद जो तीसरा है हमारा, हम कुछ ऐसे मेन जो पॉइंट्स होते हैं उन पे ज्यादा डिटेल में जाते हैं जिससे कि हम यूपीएससी की बात कर सके, यूपीएससी के रिगार्डिंग, ठीक है ना, यूपीएससी के रिगार्डिंग का बात कर सके, ठीक है। तो ये है, तो आपको थोड़ा सा क्रम को समझना है। और मैं फर्स्ट पे 12th बोर्ड भी रखूं तो शायद गलत नहीं। 1985 में गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, सुधार की प्रक्रिया आरंभ की गई। अब देखो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव वह व्यक्ति है जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। और सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो हम पूरा चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। क्यों हुआ, क्या क्या कारण थे, सोवियत संघ का क्या रोल था, सोवियत संघ के प्रति फिर रशिया के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। बोरिस येल्सिन कौन था, ठीक है, उसको कैसे रूस का राष्ट्रपति बना, सब कुछ। तो गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब गोर्बाचेव का ये मानना था कि देखो हमें इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि जो हमने समाजवाद और साम्यवाद की जो विचारधारा अपना रखी है बड़ी कठोरता वाली है, ठीक है, हमें इतना कठोर नहीं होना चाहिए। समय के साथ थोड़ा बहुत हमें बदलाव अपनाने चाहिए, हमें लोकतंत्र को अपनाना चाहिए, हमें पूंजीवादी व्यवस्थाओं को थोड़ा बहुत अपनाना चाहिए। इसलिए गोर्बाचेव धीरे धीरे क्या है, जो पूंजीवादी देश है उनके साथ अपने अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं और सोवियत संघ के विघटन का ऐलान कर देते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी देश हमारे साथ दबाव में जुड़ा रहे या हम सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की जो बात है उस पर चलते जाए, हमें बदलाव ना लाए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गोर्बाचेव वो व्यक्ति है जो कि बदलाव लेकर के आया। गोर्बाचेव वो व्यक्ति है जो बदलाव लेकर के आया। और इनकी डेथ अभी 30 या 31 अगस्त को ही हुई थी, 30 या 31 अगस्त 2022 को हुई थी। अभी तक तो थे ये जिंदा, फिर 2022 में इनकी डेथ हो गई थी। तो गोर्बाचेव को सुधार लेकर के आना चाहते थे, पर इस सुधारों में क्या कमी रही, क्यों थोड़ा रशिया के लोग कुछ नाराज हो गए या कुछ नेता जो हैं वो नाराज हो गए, क्या अच्छी बात थी क्या बुरी बात थी। इन्होंने सुधार में क्या करा, लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने की बात करी, जिसमें इन्होंने अभी तक ये था कि कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादी दल ही होगा सोवियत संघ में और वो सर्वोच्च है, परंतु अब ये साम्यवादी दल को हटा दिया और मेनी पार्टीज, मल्टी पार्टी सिस्टम लगा दिया कि और भी पार्टियां हो सकती हैं। ऐसे काफी सुधार करें जो कि हम अब भी ना पढ़ करके हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, जहां पे बड़े विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन ने साथ दिया, क्या था, पूरी कहानी जानेंगे। तो राष्ट्रपति बनते हैं और राष्ट्रपति बनते सुधार की प्रक्रिया की आरंभ कर देते हैं, सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 1989 में बर्लिन दीवार गिरी, पूर्वी यूरोप की सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन। अब देखो 1989 में कब गिरी बच्चों, 9 नवंबर। कब गिरी है, 9 नवंबर को। कब बनी थी, 1961 में बनी थी और गिरी कब, 1989 में गिरी। तो बर्लिन की दीवार गिर जाती है। बर्लिन की दीवार गिर गई मतलब अब ये जो पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन था ये कैंसिल हो गया। अब पहली बात तो ये सोवियत संघ ने बर्लिन दीवार बनवाई तो बनवाई क्यों, ऐसा माना जाता है कि ये जो पश्चिमी बर्लिन के लोग हैं वो अमेरिका समर्थित थे और अमेरिका के पास पैसों की कमी नहीं थी, तो अमेरिका ने यहाँ पे खूब विकास कराया, खूब अच्छी व्यवस्थाएं कराई, सब कुछ कराई। परंतु सोवियत संघ के पास इतना पैसा नहीं था क्योंकि पूंजीवादी तो थे नहीं, वो तो सब कुछ सरकार कंट्रोल कर रही है। तो अब यहाँ के लोगों का क्या हुआ कि विकास नहीं हो पाया, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाई। तो क्या होते थे, वो इधर भाग के आ जाते थे, इधर भाग के आ जाते थे। तो फिर सोवियत संघ ने बोला कैसे भाग करके जाओगे, हम दीवार खड़ी कर देते हैं। तो यहाँ पे पूर्वी यूरोप के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो, सॉरी पूर्वी जो बर्लिन के लोग हैं वो काफी परेशान हो चुके थे, काफी दुखी हो चुके थे। फिर जैसे 1989 में पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन के लोग मिलकर के उस दीवार को तोड़ देते हैं और जब उस दीवार को तोड़ देते हैं तो फिर पूर्वी यूरोप के जो देश है, सरकार है, उनके विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन शुरू हो जाता है। अब ये जो पूरा यूरोप है और ये पूर्वी यूरोप है,
इस पूर्वी यूरोप के जो लोग हैं वो अपनी अपनी सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें सोवियत संघ से फ्री कराओ, हमें सोवियत संघ में नहीं रहना, सोवियत संघ से हमें आजादी चाहिए, सोवियत संघ से हमें आजादी चाहिए। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है, तो वो पूरा जो जर्मनी है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। 1991 में सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ टूट जाएगा और शीत युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। शीत युद्ध की समाप्ति होते ही पूरी दुनिया में शांति आएगी। परंतु सोवियत संघ और विशेष करके रशिया की अर्थव्यवस्था बहुत बेकार हो जाती है। 2001 तक इन देशों की अर्थव्यवस्था सुधरने में काफी समय लग जाता है। 1991 का वो दौर था जब राजनीतिक आर्थिक समस्या हमें बहुत कुछ देखने को मिलती है। ठीक है, राजनीतिक ये कहानी आपने पूरी पढ़ी। हम आर्थिक में अगर भारत की बात करें तो 1991 में भारत ने कौन सी व्यवस्था लागू करी थी? एलपीजी की व्यवस्था लागू करी, जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, और आप इकोनॉमिक्स अगर आपने ले रखा होगा तो वहां पर भी हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा है बच्चों। ओके, चलिए अब जो कार्टून है उनकी बात कर लेते हैं। ये कार्टून मशहूर भारतीय कार्टूनिस्ट कुट्टी ने बनाया है। उस समय का है जब समाजवादी सोवियत गणराज्य को अंधेरे में रखकर अमेरिका ने चीन के साथ गुपचुप दोस्ती गांठी है। देखो अब ये कौन है? यह है यूएसएसआर भैया और यह है यूएसए भैया। ठीक है, और यह है चीन भैया। ठीक है, अब देखो यूएसएसआर और यूएसए दोनों बैठे हैं भाई। देखो अपन किसी के साथ नहीं लड़, देख जो लोग मेरे साथ है वो मेरे साथ है, जो तेरे साथ है वो तेरे साथ है, लड़ाई वड़ाई नहीं। परंतु क्या हुआ? यूएसए के राष्ट्रपति निक्सन ने चुपचाप जाकर के क्या कर लिया? चीन का दौरा कर लिया। तो ये यहाँ से साइड में से दिखाया गया है कि यूएसए ने क्या कर लिया है? चीन का हाथ पकड़ लिया है। मतलब चाइना ने सोवियत संघ को धोखा दिया कि अब हम तेरे साथ नहीं है और इसका साथ पकड़ लिया है। ये दूसरा देखिए, ये है भैया अमेरिकी राष्ट्रपति, ये भी कुट्टी ने ही बनाया। वियतनाम में अमेरिकी दूतावास को चित्रित किया गया। यह है अमेरिका के राष्ट्रपति। और ये वियतकोंग मैंने बताया था ना, राष्ट्रीय जो सेना है, मुक्ति सेना है, वो बनाई गई थी। तो उसको खाने का वो प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उसको खत्म करना चाहते हैं जिससे कि दक्षिणी वियतनाम पर उनका पूरा कंट्रोल आ जाए। तो अब वो उनको खाने की कोशिश करते हैं, परंतु वियतनाम जो वियतकोंग है वो खुद ही अमेरिकी राष्ट्रपति पे कूद पड़ा है। मतलब वियतकोंग अमेरिकी राष्ट्रपति पे और अमेरिका पर भारी पड़ रहा है, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए, तो अब एमसीक्यूज लास्ट में शायद 2 ही एमसीक्यूज थे, आंसर सी और ए है। और आज के जो क्वेश्चन है वो है शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ? दिसंबर 1989 में, सितंबर 1990 में, अक्टूबर 1990 में, जनवरी 1991 में। तो अभी हमने पढ़ा था कब हुआ बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1990, 25 जनवरी 1991, 25 नवंबर 1992, 25 दिसंबर 1991 में। ठीक है, तो अब इनका विघटन कब हुआ है? और एक ये पूछ रहा है कि जर्मनी का जो एकीकरण है वो कौन से वर्ष में हुआ है, वो अब आपको बताना है। ये 2 एमसीक्यूज आप लोगों के लिए है। और चलिए मैं छोड़ करके जाता हूं आप लोगों के लिए 2 एमसीक्यूज भी। क्यों? क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा और फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इनका आंसर, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है। अब भी मैं बता दूंगा तो फिर काफी बच्चे तो प्रयास ही नहीं करेंगे। तो आप प्रयास करिएगा और इन दोनों के आंसर्स दीजिएगा और पढ़ते रहिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, और आगे बढ़ते रहिए। और ज्यादा से ज्यादा अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को बढ़ाइए बच्चों, जिससे हम और भी बेहतर आप लोगों के लिए कर सके। ज्यादा से ज्यादा लोगों के सजेशन आएंगे तो हम और अच्छे डायरेक्शन की तरफ और जाएंगे बच्चों। तो पढ़िए और पढ़ाइए लोगों को और आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नए अध्याय के साथ जय हिंद, जय भारत।